एवरीवन, मैं विद्यार्थी माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और उसका हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। अब ये एमसीक्यू को हम करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाएंगे और सिविक्स खोल के सिविक्स वाला पार्ट खोलेंगे। वहां पे हमें मेन्यू में हमारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहले, टू विच रिलीजन डज समीर एक बिलोंग्स टू? किस रिलीजन से समीर एक बिलोंग करता था? हमारे पास ऑप्शन है मुस्लिम, हिंदू, सिख, नन ऑफ दीज। तो आप सभी को याद होगा कि जो समीर एक है और समीर दो, जब वो दोनों अपने अपने नाम बताते हैं तो समीर एक बताता है कि हनुमान के फादर का भी नाम क्या था, समीर था। तो इसका मतलब जो हनुमान है वो एक हिंदू टाइप के, हिंदू रिलीजन के भगवान है। इट मीन्स कि समीर एक किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, हमारे हिंदू रिलीजन से। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे, Which language does समीर दो speak? किस लैंग्वेज को समीर दो स्पीक करता था, बोलता था किस लैंग्वेज में? हमारे पास ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड तमिल। तो ये जो हमारा समीर दो था उसको इंग्लिश तो आती नहीं थी बिकॉज वो स्कूल नहीं जाता था। दूसरी बात, संस्कृत तो किसी को भी नहीं आती है, जो संस्कृत पढ़ते हैं उन्हीं को संस्कृत आती है। और तमिल, वो तमिल रीजन से बिलोंग नहीं करता था, वो साउथ इंडियन नहीं था। तो ये इंग्लिश, संस्कृत और तमिल ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ उसे हिंदी आती थी और वो हिंदी जानता था। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट डज समीर एक डू? क्या करता था समीर एक? सबसे पहले है goes to school, sells the newspaper, both A and B, none of these। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ये समीर एक है वो अपनी बाइसाइकिल पर रोज कहाँ जाता है, स्कूल जाता है और स्कूल में जाके पढ़ाई करता है। तो इसका मतलब है कि वो स्कूल जाता है, ना कि न्यूज़पेपर बेचता है। तो A will be the answer। नेक्स्ट, which religion does समीर दो belong to? किस रिलीजन से समीर दो बिलोंग करता है? तो हम सभी ने देखा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि मेरठ में रॉयट्स हो रहे हैं, जिसमें उसकी मम्मी जहाँ पे रहती है वहाँ पे रॉयट्स हो रहे हैं और इस वजह से उसे भी जाना होता है। रॉयट्स में मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है, जो समीर की कम्युनिटी होती है, उसको ज्यादा चोट पहुंच रही होती है और इसी वजह से ये क्या है, मुस्लिम है। यही जो इंस्टेंस था तब हमें पता चलता है कि वो एक मुस्लिम है और वो क्या बताते हैं समीर एक को कि भैया आप हिंदू हो लेकिन मैं क्या हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ। तो इस वाले इंस्टेंस से भी हमें पता चला कि वो एक मुस्लिम है। तो आंसर इज मुस्लिम। नेक्स्ट, ऑन विच सोर्स डू पीपल ऑफ द लद्दाख डिपेंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर? पानी पीने के लिए किस सोर्स पे लद्दाख के लोग कायम है? तो सबसे पहला रिवर, दूसरा सी, तीसरा मेल्टिंग ऑफ स्नो, नन ऑफ दीज। तो लद्दाख कैसा इलाका है? लद्दाख एक ऐसा इलाका है जो कि ठंडा है और रेतीला है। तो वहां पे कोई रिवर नहीं बहती और दूसरी बात वहां पे कोई सी भी नहीं है, लेकिन वहां पे स्नो जो होती है, वो वाटर जो है वो स्नो के फॉर्म में होता है और उसी मेल्टिंग स्नो के ऊपर ये लोग अपना पानी की पूर्ति करते हैं उन्हीं से। तो मेल्टिंग स्नो से वो अपनी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की जो जरूरत है वो पूरी करेंगे। तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, विच रीजन या स्टेट प्रोड्यूस द पश्मीना वूल? पश्मीना वूल को कौन सा रीजन प्रोड्यूस करता है? लद्दाख, जमशेदपुर, कोलकाता या दिल्ली? तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो लद्दाख है वो हिली एरिया में, वहां पे जो लद्दाख में जो गोट्स होते हैं वही पश्मीना वूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वजह से लद्दाख विल बी द आंसर। जमशेदपुर क्या है, कैसा इलाका है जहाँ पे गर्मी होती है, कोलकाता में भी मॉडरेट क्लाइमेट और दिल्ली में भी मॉडरेट क्लाइमेट है, बट लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंड होती है और जो गोट पश्मीना वूल प्रोड्यूस करते हैं वो ठंडी इलाके में ही रह सकते हैं। तो लद्दाख विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर द पश्मीना शॉल्स वूवेड? कहाँ पे पश्मीना शॉल्स को वूव किया जाता है, नहीं बुना जाता है? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इन कश्मीर, इन केरल, इन तमिलनाडु, इन हरियाणा। हम देखते हैं कि लद्दाख में जब प्रोड्यूस हो रहा है पश्मीना वूल, तो जो कश्मीर के ट्रेडर्स है वो इनसे क्या करते हैं, हमारे वूल्स को खरीदा और खरीद के वो लेके जाते थे और यहाँ पे वो वूव करके शॉल्स बनाते थे। तो हमारे पास कश्मीर आंसर में ऑप्शन में दे रखा है एंड हमें पता भी है कि कश्मीर में ही पश्मीना शॉल को बुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज दोज? दोज क्या है? तो हमने पढ़ा था हमारे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो कि ये एक ऐसी याक है, ये एक ऐसा एनिमल है जो याक काऊ की तरह दिखता है और इनसे लोग क्या करते हैं, मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अ टाइप ऑफ याक काऊ
हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है, डॉग की टाइप नहीं है ये, ना ही तो गोट की टाइप है और ना ही तो ये कैट की टाइप है, ये एक याक काउ की टाइप है। Name the religion which reached Tibet via Ladakh. लद्दाख से तिब्बत कौन सा रिलीजन गया था? तिब्बत के सहारे कौन सा लद्दाख के सहारे कौन सा रिलीजन तिब्बत तक पहुंचा था? तो हमने देखा था कि जो बुद्धिज्म है वो लद्दाख के सहारे तिब्बत में पहुंचा था, क्योंकि जो जैनिज्म था वो नहीं पहुंचा। इस्लाम जो था वो हमारे जो अरब है वहां से आया था लद्दाख के अंदर, और वही सिखिज्म जो है वो तो पंजाब में है ना, और तिब्बत में इतना कोई पंजाब सिखिज्म को नहीं मानता, सिर्फ बुद्धिज्म को ही है जो तिब्बत के लोग मानते हैं, और वहां पे बहुत सारी हमें मॉनेस्ट्री भी देखने को मिलती है। सो आंसर विल बी कि बुद्धिज्म ही ऐसा रिलीजन है जो तिब्बत के सहारे लद्दाख के सहारे तिब्बत पहुंचा। नेम द स्टेट लोकेटेड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कौन है? तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में कौन है देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या है? कश्मीर। कश्मीर क्या है? हमारे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। हरियाणा भी क्या है? वेस्टर्न स्टेट है। केरला क्या है? केरला साउथ में है, वेस्ट में भी है, तो ये साउथ वेस्ट में है हमारा केरला। ऑल ऑफ दीज ने हमने दोनों का नाम बताया, तीनों का बता दिया कि कश्मीर नॉर्थ में है, वो उधर वेस्ट में आ जाता है, और ये इधर साउथ वेस्ट में है। सो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, Who wrote the travel log in which the writer described the lives of Muslims? मुस्लिम्स की लाइफ किसने अपने ट्रैवल लॉग में लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री है, इब्न बतूता है, इंदिरा गांधी है। तो हमें पता है कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने ऐसी कोई भी बुक नहीं लिखी जिसके ऊपर मुस्लिम्स की जीवनी लिखी हो उन्होंने, चाहे लाल बहादुर शास्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी क्यों ना हो। इब्न बतूता ही एक ऐसे हिस्टोरियन है जो इंडिया में आए और उन्होंने ट्रैवल लॉग लिखी, यानी कि यात्रा वृतांत लिखा अपना, जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में चर्चा की, उनकी लाइफ्स के बारे में चर्चा करी और बात करी। तो इब्न बतूता विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, the utensil used for frying चीना वाला are called। अब ये चीना वाला क्या होता है? तो ये फिश होती है एक तरीके की, और इसको किसमें फ्राई किया जाता है? चीना चट्टी नाम की एक पैन होती है जिसके अंदर इसको फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पे फ्राइंग पैन ऑप्शन है, चीना चिट्टी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो फ्राइंग पैन का तो कहीं जिक्र नहीं था हमारे उसमें कि फ्राइंग पैन में चीना वाला को फ्राई किया जाए, और ना ही मतलब फ्राइंग पैन को तो था नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, फ्राइंग पैन नहीं हो सकता। बचा क्या? चीना चट्टी। और ये हमने देखा भी था कि ये इसी में हमारा चीना वाला फ्राई होते हैं। इन व्हाट मैनर आर केरला एंड लद्दाख क्वाइट डिफरेंट? किस तरीके से केरला और लद्दाख डिफरेंट है? ऑप्शन है ज्योग्राफिकल फीचर, बायोलॉजिकल फीचर, हिस्टोरिकल फीचर, ऑल ऑफ दीज। ज्योग्राफिकल फीचर का मतलब होता है कि ज्योग्राफी में, यानी कि एक जगह माउंटेन है और दूसरी जगह प्लेन कोस्टल एरिया है। बायोग्राफिकल फीचर क्या होता है कि वहां की बायोग्राफी डिफरेंट है, तो बायोग्राफी का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्योग्राफी अलग है और हिस्ट्री अलग है तो बायोग्राफी भी अलग ही होती है। हिस्टोरिकल फीचर, हमने देखा था कि दोनों ही जगह चाइनीज ट्रैवलर्स आए, दोनों ही जगह अरेबियन ट्रैवलर्स आए, ट्रेडर्स आए और उन्होंने ट्रेड करी। तो हिस्टोरिकल तो नहीं हो सकता, बायोलॉजिकल भी नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ दीज, जब ये दोनों नहीं होंगे तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर। और हम सबको पता है कि लद्दाख एक माउंटेनियस प्लेस है, माउंटेन डेजर्ट है, वहीं जो हमारा केरला है दैट इज कोस्टल प्लेस। तो आंसर विल बी ज्योग्राफिकल फीचर। नेक्स्ट देखते हैं, which is the major product grown in Kerala? केरला में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? वुल सबसे पहला ऑप्शन है, दूसरा स्पाइसेस लाइक क्लोव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। वुल कहाँ होता है सबसे पहले? तो क्योंकि ऑप्शन ए यही है तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो वुल ठंडी जगहों में गोट्स प्रोड्यूस करते हैं, शीप्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये लोग हमेशा शीप्स और गोट्स जो कि वुल देंगे वो ठंडी इलाकों में रहेंगे। और केरला कैसा इलाका है? ये गर्म जगह है, ये ह्यूमिड जगह होती है, और यहाँ पे गोट्स जो गर्म कपड़े दे वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वुल इज नॉट द आंसर, है ना, केरला में हो ही नहीं सकता। तो बोथ ए एंड बी तो खत्म हो गए। अब देखते हैं स्पाइसेस लाइक क्लोव। तो हम सब ने देखा था कि यहाँ पे स्पाइसेस की ट्रेड हो रही है अरेबियन पीपल के साथ, अरेबियन ट्रेडर्स के साथ। तो बी विल बी द आंसर, नन ऑफ दीज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ लद्दाख? लद्दाख का क्या प्रोडक्ट है? सबसे पहले आपके पास स्पाइसेस, वूल, कॉटन, ऑल ऑफ दीज। स्पाइसेस
क्या इसके प्रोडक्ट हो सकते हैं? अब देखिए, जो हमारा लद्दाख है वो माउंटेनियस रीजन है, बार बार कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट भी है, बहुत बड़ा डेजर्ट है यहाँ पे, ठंडा डेजर्ट है ये, तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं उपज सकती है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता एग्रीकल्चरली। तो यहाँ पे बेसिकली हम किसका यूज करते हैं? एनिमल्स का यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन, फॉर फूड और एंड फॉर अदर काइंड ऑफ पर्पसेस। चाहे आपको खाना हो, चाहे आपको कपड़े पहनने हो, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अपने मवेशियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ हमें वूल यहाँ दिख रहा है, जो कि किससे आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। बाकी स्पाइसेस एंड कॉटन एग्रीकल्चर है, जो कि वहां नहीं हो सकते हैं। तो वूल विल बी द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, while the British ruled India, women and men from different region, culture, faith came together for। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, तो वुमेन और मैन, औरत और आदमी एक साथ आए अलग अलग रीजन से, कल्चर से, फेथ से, और उन्होंने क्या किया? ए हेल्प किया, बी अपोज किया, बोथ ए एंड बी, यानी उनको हेल्प भी किया और अपोज भी किया, और नन ऑफ दीज। तो हेल्प तो नहीं किया था। हमने देखा कि ये जो मेन एंड वुमेन आए थे वो इनसे फाइट करने के लिए आए थे, यानी फाइट करने का मतलब होता है किसी को भी अपोज करना। तो ए एंड बी तो हो नहीं सकता, बी हमें सीधा आंसर दिख रहा है, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, तो बी विल बी द आंसर। इन विच सिटी ऑफ इंडिया जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड? हमने अपने चैप्टर में देखा था कि जो जलियांवाला बाग है, वहां पे एक जनरल था, उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी जब लोग पीसफुली आपस में मिल रहे थे। तो क्या हुआ था कि उसने फायर की और वहां पे बहुत सारे लोग मर गए थे। अब ये जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ सिचुएटेड है, ये पूछ रहा है। तो हमने देखा था कि लोहरी का पर्व वहां पे मनाया जा रहा था उस दिन। और लोहरी कहाँ पे मनाई जाती है? पंजाबी सेलिब्रेट करते हैं, और पंजाब में ये बहुत ज्यादा मनाया जाता है, उस वक्त मेला लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अमृतसर, कुरुक्षेत्र, पानीपत एंड मुंबई। सिर्फ और सिर्फ अमृतसर ही एक ऐसा स्टेट है जो हमें लग रहा है कि पंजाब में हो सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, पानीपत भी है, और मुंबई क्या है? मुंबई तो महाराष्ट्र में है। तो आंसर विल बी अमृतसर, और जलियांवाला बाग जो है वो यहीं पे स्थित है असल में। ओके, जलियांवाला बाग यहीं पे है अमृतसर के अंदर, पंजाब में। जो कि Who wrote the discovery of India? किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? हमारे पास ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जब हम लोग बात कर रहे थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, तो हमने देखा कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही लिखा था कि ये जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर से आती, कोई इसके ऊपर दबाव नहीं देता, ये इंडिया के अंदर की चीज है, और यही हमें क्या कर रखी है? यूनाइटेड कर रखी है। और उन्होंने कहाँ लिखा था ये सारी बातें? उन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर ये सारी बातें। तो किसने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Who coined the phrase unity in diversity to describe the country? किसने यूनिटी इन डाइवर्सिटी टर्म को पहली बार लिखा था, पहली बार बताया था? तो जब हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया का थॉट पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के लिए यूज किया था कि हमारे इंडिया में यूनिटी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या है? यूनिटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर बात हुई थी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की, तो इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू विल बी द आंसर, और बाकी कोई भी गांधी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम? किसने हमारा नेशनल एंथम लिखा था? ऑप्शन है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसने लिखा था हमारा नेशनल एंथम? रोज हम गाते हैं नेशनल एंथम। कौन सा नेशनल एंथम? जन गण मन। तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, सो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। अब हमने सबके आंसर्स दे दिए हैं, अब देखते हैं हमारे रिजल्ट। ओके, तो हमें चैप्टर 1 क्लास 6 का स्कोर है 20 आउट ऑफ 20, और हमने 20 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। और यहाँ पे आपको जो जो आप गलत करोगे और जो जो आप सही करोगे आपको आ जाएंगे। पहला का आपको आंसर है हिंदू, दूसरा का है हिंदी, तीसरा का है गोस टू स्कूल, चौथा का है मुस्लिम कि किस रिलीजन से समीर दो बिलोंग करता था, कौन से सोर्स से लोग वाटर ड्रिंक करते थे, तो मेल्टिंग स्नो। फिर हमारे पास ऐसे करके सारे आंसर्स आ जाते हैं, और ये हमारे सारे आंसर। तो
इसी तरीके से हम अपने किसी भी चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं ई विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे जाके, और ई विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म आपको ब्राउजर पे उपलब्ध है, किसी भी ब्राउजर पे आप जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। ऐप में भी उपलब्ध है, यू कैन एक्सेस इट ऑन ऐप, और साथ ही साथ ये आपको फ्री में है, तो कभी भी जब चाहे आप इसको जाके एमसीक्यूज, हमने भी देखे एमसीक्यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, बुक्स भी अवेलेबल है आपके लिए, सॉल्व पेपर है, सैम्पल पेपर्स है, ये सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज को जरूर देखना है। हर चैप्टर के एमसीक्यू हमने आपके लिए डाल रखे हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस।